न्यू टेस्टामेंट ग्रीक लेक्चर नंबर 5 आज हमने स्टडी करना है। और आज हमने अ, जो है वो जो चीज़ें देखनी है वो देखनी है, इन्फ्लेक्शन के बारे में देखना है। इन्फ्लेक्शन के साथ जो हमने फिर देखना है वो हमने टेंस को देखना है, मूड्स को देखना है, मूड को देखना है, टेंस को देखना है, और उसके साथ साथ हमने वॉइस को देखना है। आप लोग सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ग्रामेटिकल चीज़ें आज हमने कुछ कवर करनी है। और आज कुछ ना कुछ हम ट्रांसलेशन करने की भी कोशिश करेंगे। बुनियादी जो बिल्कुल बेसिक वर्ब्स हैं जो हमने लास्ट टाइम शुरू किए थे, उन वर्ब्स की हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो ट्रांसलेशन का भी आज हमने करना है, तो इसलिए आपको जो पुराने लेक्चर्स अभी तक पढ़े हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो मैंने आपको वोकेबलरी दी थी और जो लास्ट लेक्चर था, वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए था। अब आई होप कि आप लोगों ने वो जो मैंने आपको वोकेबलरी वर्ड्स दिए थे वो स्टडी किए होंगे, ज़ुबानी याद किए होंगे। क्योंकि अब इतने ज़्यादा लोग हैं तो मैं वन बाय वन तो नहीं सबसे पूछ सकता, लेकिन मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपने उनको स्टडी किया है। क्योंकि अगर आपने उनको याद नहीं किया तो फिर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा खुद से। आप मेरी मौजूदगी में ही प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगी या आप सीख नहीं पाएंगे ट्रांसलेशन कैसे की जाती हैं। तो इसलिए जो वो वर्ड्स हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करके कुछ ना कुछ आपका क्विज ऐसे रखूंगा वीकली, जिसमें आपके जो वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं उनका टेस्ट हो सके, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। याद रखें, बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज ऐसे नहीं आती, लैंग्वेज के लिए बड़ा संजीदा होना पड़ता है। लैंग्वेज ऐसे नहीं है जैसे सेमिनरी के बाकी कोर्सेज के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर आप जाते हैं, अटेंड कर लिया, ठीक है, समझ आ गई, हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लिया तो दैट्स ऑल। ये ऐसे नहीं आएगी। ये ज़ुबान है, ज़ुबान आपको रोज़ पढ़नी पड़ती है। अगर आप रोज़ इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा, आपको फिर बाद में समझ नहीं जाएगा। कोई बताना चाहेगा वर्ब्स क्या होते हैं जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़े थे? वर्ब कौन रिपीट करेगा, वर्ब क्या होता है? किसी को डेफिनेशन याद है वर्ब की? सर एक्शन को कहते हैं। जी, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड जो किसी एक्शन को शो कर रहा होता है। बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, आई एम ड्राइविंग, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम प्लेइंग। ये जितनी भी चीजें हैं ये वर्ब्स हैं जो कुछ ना कुछ काम को जाहिर कर रहे हैं, काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। ये बेसिकली होते हैं, वर्ब होते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ब्स, जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। फिर एक और मैंने बताई थी चीज पैटर्न के हवाले से। इंग्लिश और ग्रीक की जो लैंग्वेज है, इनमें सेंटेंस के पैटर्न्स में क्या फर्क होता है? एक जैसे पैटर्न होते हैं या डिफरेंट होते हैं ग्रीक और इंग्लिश लैंग्वेज के? तो डिफरेंट होते हैं। जी, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? सर जिस तरह इंग्लिश में एक सेंटेंस के वर्ड अगर सही लिखे जी, हों तो इंग्लिश में अगर सेंटेंस के वर्ड सही लिखे हों तो फिर ही थोड़ा ऊंचा सेंटेंस सही बोले, पढ़ा मुझे जाता है। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर मैंने कहा इंग्लिश में अगर सेंटेंस के वर्ड सही वे में लिखे हों तब सेंटेंस समझ आता है। सही लेकिन वे से यहाँ पे मुराद क्या है आपकी? सर जिस तरह आई एम ईटिंग। करेक्ट ऑर्डर बोलते हैं इसको। जी जी, करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में हो तो फिर सेंटेंस की सेंस जो है वो क्लियर होती है। अगर करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स ना हो तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ग्रीक में क्या होता है? ग्रीक में ऐसा नहीं है सर, अगर ऑर्डर और भी है तो लेकिन वो सही सेंटेंस रहता है। ग्रीक इरेगुलर लैंग्वेज है। ग्रीक के अंदर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। अगर वर्ड्स आगे पीछे भी आ गए, पोजीशंस चेंज भी हो गए तो डजेंट मैटर। ट्रांसलेशन में
हम जो है वो जब ग्रामेटिकली चीजें चेक करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं, वर्ब देखते हैं, तो जब ये चीज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ट्रांसलेशन क्या बनेगी या इसका मीनिंग क्या बनेगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना। अच्छा जी, गुड, आप लोगों को याद है चीजें। तो हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है, स्लाइड्स में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ना है, सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं, प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर पहली जो चीज़ आज हमने स्टडी करनी है वो ये है कि ग्रीक इज एन इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज। इन्फ्लेक्शन ग्रीक के अंदर होती है, लैंग्वेज के अंदर इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज है। इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज क्या होती है, पहले डेफिनेशन सुने फिर एग्जांपल भी बताऊंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा जी, English distinguishes between I say and you say by the addition of the personal pronouns I and you। जो इंग्लिश जुबान है ना, वो दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, या फिर वो कह रहा है। इन चीज़ों को बयान करने के लिए आई से एंड यू से को बयान करने के लिए वो डिस्टिंग्विश कैसे करता है, वो इनके साथ पर्सनल प्रोनाउंस को लगा देता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, यू, वी, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस जब किसी के साथ वो लगा लेते हैं तो फिर पता चल जाता है कि मैं बात कर रहा हूँ या दूसरा बात कर रहा है, या ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश डिफाइन करता है। लेकिन ग्रीक का जो ये बयान करने का तरीका है वो डिफरेंट है। ग्रीक जो है वो लफ्ज को के साथ पर्सनल प्रोनाउंस नहीं लगाता, बल्कि ग्रीक क्या करता है, उसी वर्ड्स की एंडिंग को चेंज कर देता है। एक होता है स्टेम और एक होता है एंडिंग। स्टेम और एंडिंग में क्या फर्क है किसी भी वर्ड की, कोई भी बता दे जल्दी से, मैंने लास्ट टाइम बताया था। एक किसी भी वर्ड के अंदर, ग्रीक के अंदर एक स्टेम होती है और एक एंडिंग होती है। इसमें क्या फर्क होता है। सर जी, वो जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी लूज वाली, और लूज का हम जो लास्ट पे एंडिंग चेंज कर रहे थे तो उसका वो पर्सन चेंज हो रहा था। मीन्स के वो हम्म, ही, शी, आई, इस तरह से दे, ये वेरी चेंज हो गुड रहा था वेरी वो। गुड। जी सर। एक होता है स्टेम जो कि रूट वर्ड होता है। आगे अगली स्लाइड्स पे मैं मजीद आज आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो वो स्टेम होता है और एंडिंग होती है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। यानी इंग्लिश में उसका मतलब ये है, इंग्लिश तर्जुमे में, कि उसके साथ जो भी वर्ब आया है उसके साथ आपने आई लगाना है, यू लगाना है, ही शी इट लगाना है, बी लगाना है, या फिर दे लगाना है। ठीक है, ये बेसिकली एंडिंग बताती है। तो जो इंग्लिश है ना, वो तो मिसाल के तौर पे कोई वर्ब है सेइंग या से या प्लेइंग या प्ले, तो इंग्लिश तो सिंपल क्या करती है, पीछे लगा देती है आई से, यू से, वी से, तो आपको पता चल जाता है अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, ये वो कर रहा है, ये बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। ग्रीक पर्सनल प्रोनाउंस नहीं लगाता। ग्रीक क्या करता है, अगर से है तो वही वर्ड रहेगा। ठीक है, या हमने लास्ट टाइम जो है लूओ पढ़ा था, आई लूज, मैं खो देता हूँ, या मैं उसको उसके लिए वो लूओ ही वर्ड रहेगा। लेकिन एंडिंग चेंज होगी, यानी उस वर्ड की एंडिंग जब चेंज होगी, उसकी मुख्तलिफ शक्लों में वो तब्दील होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कौन से मतलब बंदे की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, या किसी ज्यादा लोगों की बात हो रही है प्लूरल में। अभी एग्जांपल करूंगा तो फिर और ज्यादा समझ आएगा। एंड वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्रीक एंड इंग्लिश इज दैट ग्रीक इज एन इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है इंग्लिश और ग्रीक में, कि ग्रीक जो है वो इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज है, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउंस को साथ लिख कर जो है वो वर्ब्स के मीनिंग को नहीं बताती, बल्कि ये उन वर्ब्स की एंडिंग को चेंज करके ये बताती है कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक हो गया।
इंग्लिश मोस्टली इंडिकेट्स ग्रामेटिकल फॉर्म बाय मींस अदर देन इन्फ्लेक्शन। तो वो बात बता दी, वही दोबारा लिखी कि इंग्लिश ग्रामेटिकल फॉर्म्स की को यूज करके उसको करती है, बयान करती है, इन्फ्लेक्शन यूज नहीं करती। पर्सन इज इंडिकेटेड इन इंग्लिश बाय द एडिशन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। इनके इस्तेमाल से वो बयान करती है कि क्या बात हो रही है, ट्रांसलेशन क्या हो सकती है वर्ब की। लेकिन इन ग्रीक ऑन द अदर हैंड द पर्सनल प्रोनाउंस नीड नॉट टू बी यूज विद द वर्ब। वर्ब के साथ पर्सनल प्रोनाउंस ये होते हैं आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। इनकी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है आमतौर पर, ठीक है, क्योंकि एंडिंग्स बता देती हैं कि कौन सी फॉर्म है। लेकिन बाज जगह पर जोर देने के लिए किसी बात पर, एम्फसिस करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस देने के लिए, यानी कि मुसन्निफ ने अगर किसी बात पर जोर देना है, फोकस करना है, एम्फसिस देना है, स्ट्रेस देना है, तो वो क्या करता है कि फिर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी साथ लगा देता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो स्ट्रेस देना चाहता है या जोर देना चाहता है किसी ग्रीक जो राइटर है किसी बात पर, तो देखिए एमी यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है। एमी का मतलब होता है आई एम, मैं हूँ, रियसो ने भी कहा था। दूसरा लफ्ज नीचे मैंने लिखा हुआ है एगो। एगो का मतलब होता है आई, मैं। अब एमी भी अगर सिंपल लफ्ज आ जाए ना तो उसका मतलब होता है आई एम। बाइबल में बहुत सी जगहों पर जब मैं हूं के लिए लफ्ज जो है वो सिर्फ एमी इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है ना कि मैं हूँ, इससे पेशतर के अब्राहम था मैं हूँ, या यीशु मसीह ने कहा अपने आप यूहन्ना की इंजील में अपने आप के लिए मैं हूँ लफ्ज इस्तेमाल किया, तो वहां पर यीशु मसीह के लिए सिर्फ एमी लफ्ज नहीं लिखा हुआ आई एम। यीशु मसीह के लिए एगो एमी इकट्ठा यूज हुआ। तो एगो एमी जब आ जाता है तो ये भी मतलब आई एम ही देता है, लेकिन ये एम्फसिस, ये स्ट्रेस, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जब कहा एगो एमी, सिर्फ उसने एमी नहीं कहा कि मैं हूँ, उसने उसके बारे में लिखा है एगो एमी, यानी आई एम द ओनली वन। ये जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि उसके सिवा और कोई भी नहीं है, ही इज गॉड, उसके सिवा और कोई नहीं, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इन्फ्लेक्शन की आपको समझ आई है? नहीं भी आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएं समझ आई है कि नहीं आई। शाबाश, नहीं आई तब भी बताएं। आ गई है सर जी, आ गई है। ने आपको आ गई है, और बाकी अंदर कर दो। इन्फ्लेक्शन की एक और एग्जांपल दूं सादा जुबान में। आप उर्दू के भी देखते हो ना, का, की लफ्ज जो होते हैं, दिला दो। जैसन कपड़े पहन लो। की जैसन। तो वैसे दे स्टेला दें से फिर। बोल रही है या माइक वैसे खुल गया आपका? अच्छा, मैं आपको उर्दू में एक एग्जांपल दे रहा था। का, की, के, ये आप देख रहे हैं, है ये क्याफ की आवाज, लेकिन एक ही उसके लफ्ज की ना मुख्तलिफ शक्लें हैं। वो कभी का बन जाता है, कभी की बन जाता है, कभी के बन जाता है। समझ आ रही है? ये इन्फ्लेक्शन होती है बेसिकली। जैसन। समझ रहे हैं आप? जी सर, बहुत क्लियर है। चले गुड, आपको क्लियर हो। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको सर रिपीट कर दे, अच्छा चले मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बात किसी ने यहाँ पे मुझे मैसेज किया है कि सर इस कोर्स के बाद हम ग्रीक पढ़ने और बोलने लग देंगे। बोलने का ये कोर्स नहीं है, मैंने फर्स्ट डे से आपको बताया, ठीक है। ये मॉडर्न ग्रीक नहीं मैं आपको पढ़ा रहा कि आपको बोलना चलना आ जाए। इस कोर्स का मकसद रीडिंग एंड ट्रांसलेशन है। पढ़ना आपको जरूर आ जाएगा, ट्रांसलेशन आपको बेसिक आ जाएगी, प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन। सारी बात है, ये 6 लेवल का कोर्स है, 6 कोर्सेज होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम पास्ट भी पढ़ेंगे, फ्यूचर भी पढ़ेंगे, अगर आपने आगे इसको कंटिन्यू रखा। तो फिलहाल आपको रीडिंग तो आ जाएगी, कोई भी न्यू टेस्टामेंट का वाला आयत होगी आप पढ़ लेंगे ग्रीक में। और दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी इंग्लिश ट्रांसलेशन है सिंपल सेंटेंसेस की, जो प्रेजेंट टेंस है वो भी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो बोलने का ये कोर्स नहीं है, बोलना नहीं आपको आएगी, गुफ्तगू करना नहीं इंग्लिश में आएगी। हाँ, रीड कर लेंगे, आप देख के पढ़ लेंगे सर। अच्छा जी,
इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज क्या होती है, मैं इंग्लिश में पहले बताता हूँ। इंग्लिश में देखें, जो वर्ब्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर वर्ब होता है कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई शख्स कोई काम कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये होता है वर्ब्स होते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं या प्ले कहते हैं या ईट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो बयान करना हो रहा हो ना कि मैं बोल रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या करता है, आई लगा देता है साथ। अगर इंग्लिश ने ये बयान करना हो कि वो बोल रहा है तो वो साथ यू से लगा देता है। अगर इंग्लिश में अगर ये कहना हो, ये बयान करना हो हम बोल रहे हैं, इंग्लिश क्या करता है, से के साथ वी लगा देता है। अगर इंग्लिश ने ये बयान करना हो वो सब बोल रहे हैं, तो वो क्या करते थे, दे से लगा देते, दे लगा देता है। यानी वर्ब वही रहेगा से, लेकिन पीछे पर्सनल प्रोनाउंस वो लगा के बयान करता है, जिससे हमें पता चल जाता है अच्छा कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, हम कर रहे हैं, ये बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। ये पता चल जाता है ट्रांसलेशन किस तरह करनी है। जबकि ग्रीक जो है ना वो डिफरेंट है। ग्रीक पर्सनल प्रोनाउंस को यूज नहीं करती। ग्रीक क्या करती है, ग्रीक उसी वर्ड को, जिस हमने लास्ट टाइम क्लास में देखा था, उसी एक लफ्ज की एंडिंग्स को, शक्लों को तब्दील करके उसके मीनिंग्स को तब्दील कर देती है। मीनिंग्स को किस तरह से तब्दील कर देती है कि ये बेसिकली बताती है कि एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या कोई दूसरा कर रहा है, या ज्यादा लोग कर रहे हैं, या हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, अगली स्लाइड में आपको एग्जांपल्स आएंगी तो और ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। कि ग्रीक वर्ड्स को जो चेंज करती है, उसकी एंडिंग्स को चेंज की जाता है, उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया था बाज औकात ग्रीक पर्सनल हाथ लगा देती है, लेकिन वो सिर्फ उस केस में लगाती है जब किसी बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा होता है, जोर दिया जा रहा होता है, एम्फोसिस राइटर का होता है। तो फिर इसलिए वो साथ फिर पर्सनल प्रोनाउन को भी ऐड कर लेता है। जैसे मैंने कहा एमी का मतलब आई एम होता है, सिंपल आई एम न्यू टेस्टामेंट में यूज हुआ है। लेकिन जब यीशु ने कहा एगो एमी, मैं हूं, तो उसके साथ एगो भी लग गया, आई भी लग गया, पर्सनल प्रोनाउन भी लग गया। तो इस बात को जोर देने के लिए ये बात लिखी गई न्यू टेस्टामेंट में कि यीशु मसीह ही वाहिद राह कुज़म के, वही सिर्फ वो है जो कि खुदा है, हकीकी खुदा है, वो बाकी से मुनफरिद है, ओनली वन है। इन बातों को पेश करता है। अब मैं आगे चलता हूँ, स्लाइड्स पे मजीद थोड़ी एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ। अगर फिर भी इन्फ्लेक्शन ना यानी किसका माइक खुला, मैं रिक्वेस्ट भी आते सार करता हूँ आपसे, लेकिन आपको फिर भी स्टेला आसिफ आपका माइक खुला हुआ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये पिछली दफा भी मैंने स्लाइड करवाई थी, लेकिन लफ्ज तब्दील था, मैंने वर्ड चेंज किया है। थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ ग्राफो। ग्राफो का मतलब क्या होता है, पिछले वोकैबुलरी वर्ड्स में मैंने आपको दिया था। ग्राफो का मतलब क्या होता है लिखना सर, लिखना। जी? I write. आई थिंक आई मैं राइट सर। लिखता हूँ या लिखना, सिंपल बेसिकली ग्राफो। ठीक है, ग्राफो की हम इन्फ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगली। अच्छा जी, ग्राफो के लिए देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफो। ये देखें, ओमेगा एंड पे आ गया तो आपको पता चल गया है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है मैं, आई। ये देखें, ये आई, इससे आपको पता चल गया ग्राफो है तो इसका मतलब है आई राइट, मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब उसने यू राइट बताना है कि वो लिखता है, तो इंग्लिश तो क्या करेगा, साथ यू लगा देगा। ये देखिए जैसे इंग्लिश ने लगाया हुआ, तो आपको इस पर्सन प्रोनाउन से पता चल जाएगा अच्छा यू राइट का मतलब है कि वो लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है। मीनिंग ये है सेंटेंस का। लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन सिंगुलर को बयान करने के लिए ग्रीक क्या करती है, उसका जो स्टेम है उस वर्ड की वो सेम रहती है, लेकिन उसकी एंडिंग जो है वो चेंज कर देती है।
एंडिंग से आपको पता चल जाता है ये एस है तो एस हमेशा सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, यू के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ग्राफेस है, ग्राफ एस इसका मतलब ये यू राइट, हम इसका मीनिंग करेंगे। तो मैं जब पेपर लूंगा तो मैं इस तरह के आपको वर्ड्स दे दूंगा ग्रीक के, आपने इस तरह मुझे इंग्लिश के मीनिंग करके देने हैं, ये मिड टर्म होगा या टेस्ट होगा जो भी होगा। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो क्या होगा, स्टेम वही है, ग्राफ आखिर पे एंडिंग चेंज है, ही शी इट राइस ग्राफे। अब ये जो एंडिंग चेंज हो रही है ना, ये एंडिंग्स चेंज हो रही हैं और ये स्टेम सेम रह रही है, एंडिंग्स चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। अब इंग्लिश में आप देखें, इंग्लिश में राइट सेम ही है, राइट नहीं चेंज हो रहा, लेकिन साथ जो पर्सन प्रोनाउंस लग गए हैं वो बता रहे हैं मीनिंग क्या होगा। अब मेरे ख्याल आपको ज्यादा बात क्लियर हुई हो। इस तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, ग्राफ ओमेन, यानी कि ग्राफोमेन, वी राइट हम लिखते हैं। फिर सेकंड पर्सन प्लूरल ग्राफ फेटे, ये भी यू राइट है, लेकिन साथ में जब आप लिखेंगे यू राइट तो आप लिख देंगे कि ये प्लूरल वाला यू राइट है, सिंगुलर वाला नहीं है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन है वो यू ही रहता है, सेम रहता है। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए फिर हम क्या करते हैं, ग्राफूसी या ग्राफूसिन, दे राइट। अब पूछें किसी का क्वेश्चन। बस पूछे, ओके हो फिर सकता है क्लियर है। कि नेक्स्ट वीक आपका कोई टेस्ट हो जाए, तो पूछे अभी। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। तो लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ जी पूछे। सर, अभी आप कह रहे थे कि 6 लेवल का आवाज मतलब, नहीं आ रही मुझे, आवाज बहुत कम आ रही जो। पता नहीं सर, शायद माइक खराब हो गया। आप कह रहे थे जी 6 लेवल का ये वो है, कोर्स है, तो जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये 6 लेवल का है या ओवरऑल? नहीं नहीं, मतलब मैं फुल। ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि ग्रीक के 6 कोर्सेज होते हैं, ग्रीक 1, ग्रीक 2, ग्रीक 3, ग्रीक 4, ग्रीक 5, ग्रीक 6। अभी तो मैं आपको ग्रीक 1 पढ़ा रहा हूँ, इस सेमेस्टर ओके में ओके। आप ग्रीक ठीक है 1 सर। पढ़ेंगे, यानी जिससे बुनियादी हम अभी अब ट्रांसलेशन, स्टार्टिंग है। जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसे ही है। सारे जो 6 के 6 लेवल्स में ना, आप हम्म। पढ़ भी सकेंगे और ट्रांसलेशन कर सकेंगे, बस बोल नहीं सकेंगे, ये बोलने का कोर्स ही नहीं है, समझ ओके रहे हैं। सर। जी सर, समझ गए फर्क हैं। क्या होगा, ग्रीक 1 में मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूँ, आप प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। ग्रीक 2 में जो है वो मैं आपको पास्ट टेंस या पास्ट, ग्रीक में तो नहीं होता, इसको एरेस्ट बोलते हैं, वो इक्वल टू पास्ट टेंस ही होता है, उसको पढ़ाऊंगा। फिर आगे चल के मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा, इस तरह से डिवीजन कोर्स की गई है। सारे जो पढ़ना है ना ग्रीक, वो तो भी आप पढ़ सकेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, कुछ ही हफ्तों में आप न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करें, पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सिखा दिया है, अब पढ़ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिंपल जो रीडिंग है ना वो अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इससे मुतालिक कोई जो मैंने इन्फ्लेक्शन पढ़ाई है, इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स फाइन, मेरे लिए आसानी है, मुझे दोबारा नहीं बयान करना पड़ेगा, मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ बार बार। अच्छा जी, पहले हम इन लाइंस को रिमूव कर लेते हैं, एंड देन टेंस, मूड और वॉइस को पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ होती है, टेंस ही आज हम पढ़ेंगे, मूड और वॉइस जो है ये बेसिकली अभी अगर मैंने आपको बताया तो आप कंफ्यूज होंगे, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक्स है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन टेंस को हम पढ़ेंगे कि टेंस क्या चीज़ होती है। ओके जी। द पार्ट ऑफ द पैराडिम डिस्कस्ड अप टिल नाउ, अभी तक जो हमने पैराडिम्स पढ़ा है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव है। प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव क्या होता है, ये सुने, मैं यहाँ पर हूँ, ये देखिए प्रेजेंट, द वर्ड प्रेजेंट refers to the tense, ये जो प्रेजेंट का मतलब है ये पास्ट या प्रेजेंट पास्ट या
फ्यूचर ये होता है टेंस, बेसिकली जो वक्त को बयान करता है कौन सा। टेंस बेसिकली सादा बिल्कुल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं ना उर्दू में, तो जो वक्त को बयान करता है कि ये प्रेजेंट के हाल के बारे में बात हो रही है, मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है, या माजी के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए ये याद रखें, ये टेंस ही होता है। ठीक है जी, तो प्रेजेंट का मतलब टेंस है। इन द वर्ड जो इंडिकेटिव है, इंडिकेटिव का मतलब होता है ये मूड है। मूड क्या होता है? मूड बेसिकली कोई भी जो रियल इवेंट हो रहा था उसको बयान करता है। अभी मूड और वॉइस ज्यादा समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं, टेंस आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे ये चीजें डिटेल के साथ मैंने पढ़ानी है, मूड और वॉइस क्या चीज होती है। द वर्ड एक्टिव क्या होता है? ये रेफर्स टू वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, सेम वही यहाँ पे चीज है, लेकिन वो हम ग्रीक के तरीका से देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव क्या है? प्रेजेंट का मतलब होता है टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है, इंडिकेटिव मूड है, और जो एक्टिव है वो वॉइस है। इन इंग्लिश द टेंस सिस्टम ऑफ अ वर्ब इज प्राइमरी अ रेफरेंस टू टाइम। इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया कि टेंस सिस्टम, जो भी किसी भी वर्ब का कोई टेंस होता है तो वो बेसिकली उसको वक्त के हिसाब से देखा जाता है कि माजी है, मुस्तकबिल है, या हाल है। ठीक है, मोस्ट वर्ब्स डील विद एक्शन। आमतौर पर जो वर्ब्स होते हैं वो एक्शन के साथ डील करते हैं, ये एक्शन को बयान करते हैं। एक्शंस कैन बी कंसिडर्ड टू बी हैपनिंग इन द प्रेजेंट। एक्शन जो होते हैं उनको ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो उनका भी वो एक्शन जो होते हैं वो या तो प्रेजेंट टेंस में हो सकते हैं, यानी कि एक्शन कोई भी परफॉर्म हो रहा है वो जो है वो हाल की घड़ी में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रहा हूँ, तो ये कोई ऐसा इवेंट है या ऐसा एक्शन है जो मैं अब कर रहा हूँ। तो एक्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, इन द पास्ट। ठीक है, मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया था। और इन द फ्यूचर, या मुस्तकबिल में भी हो सकता है, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। समझ आ रही है? एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, एक्शन पास्ट में भी हो सकता है, एक्शन फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है। द ग्रीक टेंस सिस्टम इज नॉट क्वाइट द सेम एज द इंग्लिश टेंस सिस्टम। ग्रीक का जो टेंस सिस्टम है वो हू बहू इंग्लिश जैसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी मुनफरदियत है, जो वक्त के साथ साथ आप देखेंगे चेंजिंग्स आएंगी। ये इरेगुलर लैंग्वेज है। इरेगुलर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि, फिर कोई लाइनें लगा रहा है ना करे। इरेगुलर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी ग्रीक में आएंगी जो विदाउट लॉजिक होंगी और आपको वैसे ही रट्टा लगा के याद करनी है। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको याद करनी पड़ेगी। वो अभी तो नहीं आई, लेकिन आगे आएंगी। पास्ट टेंस में ज्यादा है, प्रेजेंट में इतनी नहीं है। आएंगी तो फिर अब मैं आपको बता दूंगा कि ये आप रट्टा लगा लें, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा जी, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन हम इस लेवल पर हम इनकी डिफरेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसकी जो इंग्लिश से रिजेम्बलेंस है, सिमिलर चीजें हैं, इक्वलेंट चीजें हैं, उसको हम टेंस को पहले करेंगे। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस अब जब पढ़ रहे हैं पहले, तो प्रेजेंट टेंस जो है वो इंग्लिश और ग्रीक का वो आपस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। जबकि जो पास्ट है ना, पास्ट टेंस जो ग्रीक का है वो इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट है ही नहीं, उसको एरिस्ट टेंस बोलते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि एरिस्ट टेंस को फिर किस तरह से करना, वो इंग्लिश से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो अभी नहीं हम पढ़ रहे, वो हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंग्लिश को के जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो ग्रीक से काफी मिलता है। अच्छा, मूड्स और वॉइस को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अभी के लिए ये जरूरी है आप डेफिनेशन याद रख लें कि इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियल इवेंट्स। कोई रियल जिंदगी में, हकीकत में कोई इवेंट हो रहा है तो उसको बयान करने के लिए इंडिकेटिव मूड जो है वो इस्तेमाल होता है। और एक्टिव वॉइस इज यूज्ड वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है, इंग्लिश आप रीडर्स आपको पता होगा कि जब सब्जेक्ट जो होता है, पहले हमने सब्जेक्ट फाइंड करना भी सीखना है सेंटेंसेस के अंदर। वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब कोई काम को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो बेसिकली एक्टिव वॉइस होती है। एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। कुलीदी बात इस सारी स्लाइड में टेंस की थी। टेंस जो होता है क्या होता है? टेंस बेसिकली ये होता है कि जो वर्ब्स हमने पढ़े हैं कि वो वर्ब किस वक्त में परफॉर्म हुआ है। क्या वो अभी इस वक्त में, मौजूदा हाल में, प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है? कोई खेल रहा है तो क्या अब खेल रहा है, या उसने माजी में खेला था, या वो आने वाले वक्त में खेलेगा। ये बेसिकली टेंस होता है, वो जो
ये डिफाइन करता है कि प्रेजेंट में काम हुआ है या फ्यूचर में होगा या पास्ट में काम हो चुका है। ये बेसिकली सिंपल टेंस बयान करता है। अगर जिनको ज़्यादा मुश्किल लग रही है उनके लिए दोबारा 2 लफ्ज़ों में मैंने बयान कर दिया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये ट्रांसलेशन करनी है कुछ वर्ड्स की। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मदद देगी चीज़ों को समझने में। और ये ट्रांसलेशन आपने मुझे करवानी है क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ये आपकी टेस्ट को प्रिपेयर करने की भी मदद देंगी। इवन ट्रांसलेशन के जो बुनियादी असूल है, ट्रांसलेशन की बुनियादी चीज़ें, उनको समझने में आपकी मदद देंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 मिनट से यहाँ पर टाइप करूँगा आपके सामने। ठीक है, लगे। हाँ मुझे बताएं जी, लगे का तर्जमा कौन करेगा? ये जो लगे लिखा हुआ है इसका तर्जमा कौन करेगा? ये वोकैबुलरी वर्ड्स में से हैं जो पिछली क्लास में आपको मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स दिए थे, उन्हीं में से है, कोई नई चीज़ नहीं है। जी मुकद्दस आकिब। आपका नाम सर जी मुकद्दस ये आकिब है या क्या नाम है क्या आपका? नाम है भैया? मेरा सर जी मुकद्दस नाम है। मुकद्दस है, मुकद्दस ठीक है, है, जी ठीक है, मुकद्दस तीन मुकद्दस आया। सर जी आया। इसका जो ट्रांसलेशन होगी वो ही से होगी या शी से होगी? क्या होगी? क्या होगी? ही से या फिर शी से? ई ई या या इट। इट्स हाँ जी सर। तेज मैंने तेज इसलिए मैंने लगाया इसलिए लगाया कि आपको पता क्या? है अभी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ही शीट के साथ सेज ही आता है। लगो आई से होता है, ये लगे है। तो एंडिंग से सिस्टर ने बता दिया, ये देखें, ये सिस्टर ने एंडिंग से बता दिया है, ये देख के कि इसका मतलब क्या होगा। ही शी इट सेज। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड कौन बताएगा? एक्वेस, ये कौन बताएगा? सब एक्वे। पार्टिसिपेट करें, शाबाश। गलत होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा, कोई तुम मसला नहीं। सुनते हो, जी, तुम सुनते हो। एकू सुनना, और एस हाँ, ये इंग्लिश में क्या होगा? यू हियर। वेरी गुड, यू हियर। अब मुझे ये बताइए, जो यू आपने लिखा है ये सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला? सर सिंगुलर वाला, हाँ वेरी क्योंकि गुड। एस इस पे आप साथ में ऐसे एस लिख देंगे सिंगुलर तो आपके एग्जाम चेक करने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। यू। ये किसने बताया है एक्यूसे का? स्टीफन सर। स्टीफन, ठीक है। शाबाश, चेंज चेंज करके बताएं, आप कोई और बताए। ग्राफ हुसैन, ये देखिए ग्राफ जो है वो आपका स्टेम है, हुसैन एंडिंग है, इसका मीनिंग बताएं जो। ये ये राइट प्लूरल में सर। आता है। उसिन ये थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है। ये राइट ग्राफ वेरी गुड, ये थर्ड उन्होंने लिखा। पर्सन। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है? दे राइट बोल। सर दे राइट। नहीं, दे जो राइट। देखिए जो ऐसे सब ना बोले, वो जो भाई जो बयान कर रहे हैं उनको अच्छा जी, बयान सॉरी करें सर। अपने तरीके से, ऐसे ना बोले सब। जी, जिन्होंने बताया कि थर्ड पर्सन प्लूरल है वही बताएं मीनिंग क्या जी बनेगा। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है जो इंग्लिश में दे को यूज करता है। जी, और उन्होंने लिखा या दे राइट। दे राइट। आपका नाम क्या है भाई? शबीर जॉन। जी, शबीर। शब्बीर, गुड। अच्छा, मुझे लगा आप लोगों को अभी तक सही समझ आ, मुझे था कि खामोशी छाई होती है, नहीं समझ आती है, लेकिन गुड, अच्छा रिस्पॉन्स। हेल ओ मैन, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा थैलो मैन? थैलो का मीनिंग क्या होता है? किरण मंजूर। सर दे हैव। थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे ना पता नहीं क्यों आवाज आप लोगों की कम आती है। ये
हेलो सर, सेकंड पर्सन है। नहीं ठहर जी, अ, मैंने किरण मंजूर से पूछा। सर सबको चेंज रिपीट कर करना। दे। किरण मंजूर से पूछा, आपने हाथ खड़ा किया ना, थैलो मैन का मुझे बताएं क्या है मीनिंग बनेगा, ट्रांसलेशन करें दे हैव जी। सर शाबाश, कोशिश करें, आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। थैल ओमैन, ओमैन क्या होता है? तो किरण बताएं आप। अच्छा, थैलो का मीनिंग बताएं क्या होता है थैलो। सर विश। हाँ, विश होता है, वेरी गुड। तो ये जो एंड पे ये जो ओमेन लग गया, इसका मतलब क्या होगा? ये किसके साथ आता है? सर दे विश। नहीं, देखें, दे के लिए तो ऊपर उन्होंने देखें तो दे राइट प्लूरल किया। वही है। बाकी ना बोले, मैं जब जिसको कहूंगा वो बोले, क्यों बोल रहे हैं बार बार बीच में? इट्स वेरी सिंपल, मैं कह रहा हूँ जिसको मैं कहूंगा वो सिर्फ बोलेगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आप लोग बोल रहे हैं जी। किरण आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा था। ऊपर देखे ना, दे राइट के लिए उन्होंने उसन था तो दे राइट किया था, तो आप ओमेन के लिए क्यों दे बोल रहे हैं? ओमेन के लिए क्या होगा? वही। मतलब होता है वी विश योर फॉर। ठीक है, गुड। लेकिन आपको मीनिंग याद है, कोई मसला नहीं, ये चीजें आपको वक्त के साथ और ग्रिप करेंगे। अच्छा जी, अगला वर्ड है एखो। एखो, ये कौन करेगा? सर मैं बताऊं? क्या नाम है आपका? स्टेला आसिफ। जी स्टेला, बताओ। ओ मीनिंग आई, जी, और एख हैव, आई हैव, आई है, वेरी गुड। एखो आई हैव। आगे जी, ये क्या है जी? पहले ये कोई प्रोनाउंस करे वर्ड, और फिर हम इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। मुकद्दर के अलावा भी कोई करे? मुकद्दर से हाथ खड़ा कर रही है फिर। कहते यस, रेज करे, हैंड्स रेज करे, मुझे वहां से पता चलता है कि कौन बताना चाह रहा है। हाथ खड़ा करे, वहां से पता चलेगा। चलिए मुकद्दस आप बताएं। सर जी ये ह्यूरिस्केटे। जी, ह्यूरिस्केटे। हाँ जी, हाँ जी। आपने ऊपर देखा, ये क्या लगा हुआ है? सर ये ब्रीदिंग मार्क्स है, रफ ब्रीदिंग मार्क्स। रफ है, रफ है तो इसका मतलब क्या है कि पीछे आप एच लगा के सुनिए। जी यूरिस, सर मैं ह्यूरिस्केटे। यूरिस्केट, जी इसका मीनिंग क्या बनेगा? ये यानी किसको बयान करता है? सॉरी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यूरिस्केट जो है, ये सर बेसिकली तो ये हुआ है, हाई। लेकिन प्लूरल के लिए इसको यूज। यूरिस्केट लिखा गया है, यानी कि फ्लेक्शन हुई हुई है। फ्लेक्शन जी हुई हुई है, यूरिस्केट आया हुआ, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? सॉरी ये सर आपकी आवाज जो है ये वो डबल आ ये रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई फाइंड बनेगा। माय गॉड, मैं क्या करूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं उस बच्ची से पूछ रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ वो बोले कि बोल रहे हैं। एक चीज को मैं रिपीट करूं बार बार, ये मॉरली बात ठीक नहीं है कि टीचर आपको एक चीज बार बार कह रहा है, आप फिर वही बात कर रहे हैं।
सर नेट खराब हो गया, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बहुत इसको सारी ठीक आवाजें करें आ रही हैं, इसको ठीक करें फिर। राशिद आप हैं मौजूद बीच में? राशिद है? कौन टेक्निकल सपोर्ट को देख रहा है? आवाज क्यों डबल आ रही है? सर नहीं आ रही, वो जब मल्टीपल माइक्स ऑन हो जाते हैं ना तब आवाज डबल आना आप शुरू हो सब जाती माइक ऑफ ऑन कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब जिसको मैं है। कहूंगा वही सिर्फ माइक ऑन करेगा, बोलेगा। आई एम जी सॉरी सर। काइंडली कुछ सर। ख्याल करें, आप आपके एथिक्स को माइक फॉलो करें। की जब सॉरी सर, आपका जब माइक ऑन होता है तो वो दो दो आवाजें जो है ना आना शुरू हो जाती हैं। आपकी आवाज मिक्स हो जाती है, पता नहीं चल रहा पहली आवाज क्या है और दूसरी क्या है। मेरी आवाज में हो जाती है, मेरा तो माइक खुला ही है, मैंने बोलना है तो ये जी बाकी। अभी अभी सर अभी ठीक है, लेकिन पहले आवाज खराब हो गई थी। ठीक है अच्छा जी। मुकद्दस से मैं बात कर रहा था, अब देखिए दोबारा सारी चीजें मिट गई हैं। मुकद्दस, जी ये सर। बताएं इसका मीनिंग क्या इसका बने? मीनिंग क्या बने? सर इसका मीनिंग बनेगा यू फाइंड। यू यू फाइंड, ये सिंगुलर ये वाला है सिंगुलर प्लूरल वाला है वाला? प्लूरल वाला? सर ये प्लूरल वाला है। प्लूरल वाला, प्लूरल गुड। वाला कुछ। ओके, शबीर आप बताएं ये लफ्ज क्या है? शबीर। एस एस टीओ तो शबीर ऊंचा बोले। एथियोसन है, एथियोसन। एस्थ्यूसन, एस्थ्यूसन। हाँ जी, ये सेकंड एस्थ्यूसन प्लूरल है। कौन सा प्लूरल है? ये थर्ड 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 पर्सन है, ये ओके, प्लूरल है। थर्ड दे पर्सन। जहाँ यूज होता है। ते मीनिंग क्या बनेगा इसका? एस्थ्यो का मतलब क्या है? थियो दे ईट, ईट होता है एस्थ्यो, एस्थ्यूसिन दे ईट। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जो वोकैबुलरी वर्ड्स मैं दे रहा हूँ वो याद रखा करें। दे ईट। अच्छा जी, स्टीफन आप बताएं ये क्या है? सर ये लम लंबा लंबाने। लंबाने, लंबानो वर्ड से निकला है, ठीक है, लंबाने। जी सर। लंबाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन ये नहीं है। सिंगुलर सिंगुलर थर्ड पर्सन है सर। ये वो लंबाने लेता है। लेना थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या यूज होते हैं प्रोनाउंस? सर ए जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है। ही शीट के लिए ए ऊंचा बोले, समझ नहीं आ रही मुझे। सर लंबाने। बाने तो है, इसके जब ही मीनिंग ही ही यूज होता है, वो देखे ना ऊपर भी सबसे पहले किया गया है तर्जमा। जी जी सर। ही ही शी सीटेड, लंबानो का मतलब क्या होता है? टेक टेक, ठीक है, टेक या रिसीव। रिसीव। अच्छा, ही टेक्स आएगा। रिसीव या ही टेक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जल्दी से अब करेंगे। एख ए, अब मैं ही करवा देता हूँ, टाइम कम है। एख ओ से निकला है, ये जो ऊपर एख ओ वर्ड था ना उसी से अब एख ए है। एख ए, एख ए का मतलब ऊपर क्या था? एख ओ का मतलब आए है वह, तो एख ए आया है तो क्या होगा मतलब? जल्दी से कोई बता दे। ही शी इट ही ही शी हैव। इट है, गुड। आगे है जी, यूरिस्केस। यूरिस्को होता है आई फाइंड। यूरिस्केस है तो इसका मतलब क्या है? एंडिंग पे एस आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग यूज होगा? सिंगुलर यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सर। एस्थीओ, एस्थीओ का सिंपल मीन क्या है? हाँ जी, अभी किया था, आई ईट। एक्वोसिन,
हुसिन आ रहा है तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन I प्लूरल है, दे आएगा, दे लिसन। ग्राफोमेन, ओमेन आ गया तो आपको पता होगा वी है, हम लिख रहे हैं, वी राइट, जो वी आर राइटिंग भी हो सकता है। याद रखनी है एक खास चीज, ग्रीक में प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस सेम होता है, यानी आप इसका तर्जमा वी आर राइटिंग भी कर सकते हैं, वी राइट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई और वर्ड है, लू आई लूज, तो आई एम लूजिंग भी कर सकते हैं। एसटीओ है आई ईट, तो उसको आई एम ईटिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आई ईट भी कर सकते हैं, आई एम ईटिंग भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही होता है ग्रीक में। अच्छा जी, थैलेटे, हाँ जी, एटे किसको बयान करता है कि ये कौन सा है, कौन सा यूथ है, ये सिंगुलर वाला है प्लूरल वाला है? प्लूरल वाला वाला सर, प्लूरल वाला। कोई कह रहा है कोई कह रहा सिंगुलर, है और कह रहे हैं ये प्लूरल। सेकंड पर्सन प्लूरल। हाँ जी, सेकंड पर्सन प्लूरल है। प्लूरल, हाँ जी। यू विश वांट, लेगो सिंपल है बिल्कुल, आई स्पीक या आई एम स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन से। ग्राफेस हाँ, सेकंड पर्सन सिंगुलर राइट। लैम्बानेटे सेकंड पर्सन प्लूरल, लैम्बानो से लफ्ज लिखा है, आई टेक आई रिसीव, सेकंड पर्सन प्लूरल। ठीक है। यू इसका क्या होगा, यू एटे है तो क्या होगा प्लूरल, यू टेक यू रिसीव। थेल एस, एस फिर वर्ड आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, थेल एस, यू विश यू वांट, ठीक है जी। ये मैं आपको स्लाइड पर टाइप करके भी इनके मीनिंग्स भेज दूंगा जी। लास्ट पे फिर मेमोरी वर्स है। मेमोरी वर्स में आज मैंने यूहन्ना की इंजील की पहली 2 आयत, पहली तो आपको मैंने काफी दिनों से करवा रहा हूँ, तो आज हमने दूसरी आयत भी साथ कर लेनी है। ये आयत मैंने आपको पेपर में देनी है, जुबानी आपने लिखनी है, आपको आना चाहिए, तो इस आयत को साथ साथ याद करें, मैं हर क्लास में इसलिए आपको पढ़वा रहा हूँ। देखिए आयत पढ़वाने का मकसद भी ये है ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। आप लोगों ने सवाल पूछा कि हम पढ़ सकेंगे, तो देखिए आप पढ़ ही रहे हैं ना, ये यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 2 आयत है, बाइबल ही आप पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ तो रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए आप खुद भी इसके हफ्ता में प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको आखे मस... इन मैं पढ़ रहा हूँ जी, सुनो। होलोगोस। इन आर्खे इन होलोगोस काय होलोगोस इन प्रोस्टोंथे ऑन काय theos इन होलोगोस, यहाँ तक तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक ये आयत नंबर 1 है, जॉन 1:1, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। देखें ये वो ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है, हु टॉस नहीं होगा, हु टॉस होगा, हु टॉस इन इन अर्खे प्रोस्टोन थे ऑन, थियॉन। ठीक है। फिर पढ़ देता हूँ, हु टॉस इन इन अर्खे प्रोस्टोन थे ऑन। अब दोनों आयत को पढ़ लेता हूँ। एन अर्खे एन होलोगोस काय होलोगोस इन प्रोस्टोन थे ऑन काय थे ऑस एन होलोगोस हु टॉस इन अर्खे प्रोस्टोन थे ऑन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सही हो गया जी, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये हु टॉस के ऊपर जो है ना डबल निशान है, सरकमफ्लेक्स का भी और रफ ब्रीदिंग मार्क्स का भी, इसकी क्या सर्कमफ्लेक्स, वजह? सरकमफ्लेक्स। दोबारा बोले, आवाज बहुत कम आ रही है। ये सर हु टॉस के ऊपर डबल निशान है, एक तो रफ ब्रीदिंग मार्क्स का है, हम्म दूसरा सरकमफ्लेक्स का है, हम्म तो ये डबल मार्क्स क्यों है? डबल मार्क्स से अराब है ना, बेसिकली अराब आ सकता है, लेकिन आपने जब भी याद रखें, एक चीज आपको बता देता हूँ, एक ट्रिकी बात, कि जब भी इस तरह से आ रहा हो, ये जी। इन्फ्लेक्शन को शो करता है। सॉरी, इन्फ्लेक्शन को नहीं, इसको बोलते हैं आ सर्कमफ्लेक्स है,
सर्कमफ्लेक्स क्या होता है सर्कमफ्लेक्स। कि जब दो वर्ड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, ये आगे आएगा, अभी आपको समझ नहीं आनी। दो वर्ड्स जब आपस में जुड़ के एक लफ्ज बना होता है ना, तो फिर जो ऊपर वाला साइन आता है सर्कमफ्लेक्स वाला। अभी के लिए जी छोड़ दें, सर। ये आगे चीज रिपीट होगी। अभी के लिए जो जी आपने जी पढ़ा है सिर्फ उस पर फोकस करें कि आपने जो ब्रीदिंग मार्क है उसके मुताबिक पढ़ना है। जी, थैंक यू। ठीक है, लेकिन सिंपल अभी आपको बता दूं, ये साइन तब आता है जब दो अल्फाज श्रिंक होके मिल जाते हैं और एक लफ्ज फाइंड करते हैं। तो फिर वो ग्रामर के मुताबिक कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये वक्त के साथ आगे लेक्चर्स आएंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जी, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर है पड़ा एक सादा सा। जी जी, पूछे। सर ये वर्ब्स कैसे सर समझ आ रहे हैं सर, ये मुझे नहीं समझ आई। क्या नहीं मतलब समझ आ रहे? प्रोनाउंस तो करने आ रहे हैं और एंडिंग की भी समझ आ गई है सर, ये जो फर्स्ट वाली स्टेम पढ़ रहे हैं ये नहीं समझ आई। क्या नहीं समझ आया, पूछे आपसे। मतलब ये किस तरह निकाल रहे हैं सर, ये राइट हैव ये किस तरह है? ये लास्ट टाइम आपको जो स्लाइड पे देखे ना, मैंने आपको वो नहीं दिए थे वोकैबुलरी वर्ड्स, ओके, कि ये याद वर्ड्स आप, याद किए हुए हैं तो वही मैंने, वर्ड्स है, नीचे याद की। उन्हीं के ओके तर्जुमा ओके, कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके वही स्टेम्स यूज किए हैं ना मैंने, और बाहर से तो नहीं की। तो इसलिए ओके। वही लफ्ज यूज किए हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाए थे और आप लोगों को बोला था आपने याद करने हैं। ठीक है सर। तो यही वर्सेस में इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, आप पहले काम अपने करना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब फाइंड करना होता है ट्रांसलेशन करने के लिए। देख लें, वर्ब्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस तरह आपने फाइंड करना है। अब आपको आयत कोई ग्रीक की सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बात कर रहा है। पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि बात बेसिकली कौन कर रहा है। यीशु जब बोल ओ, रहा है तो यीशु बात कर रहा है, या यीशु के साथ कोई और बात कर रहा है, या मिसाल के तौर पे वो इशायर रुबानी वो पाकिशा का खाना खा रहे थे। तो आपने देखना है, खाना खा कौन रहे थे? एक बंदा खा रहा था, ज्यादा खा रहे थे, सिर्फ यीशु खा रहा था। तो आप देखेंगे फौरन एंडिंग देखेंगे क्या यूज हुई है, एंडिंग से आपको पता चल जाएगा ओके आपने ट्रांसलेशन क्या करनी है। प्रैक्टिकल यूजेज समझ आ रहा है इसका क्या है? यस सर, आ गया आ गया। हाँ, वेरी गुड। चले, बाकी भी फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फाइन, मैं एंड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। क्वेश्चन हो तो फिर भी आप मुझे पूछ सकते हैं।